आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। इस वीडियो में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बात करें तो प्राचीन भारतीय इतिहास को लगभग 600 ईस्वी पूर्व से पूर्व का आदि इतिहास कहा जाता है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को आदि इतिहास कहा जाता है। यह लगभग 600 ईस्वी पूर्व का है, क्योंकि इस काल का कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। दोस्तों अगर बात करें, क्योंकि इस काल का जो है कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ है और सिंधु लिपि प्राप्त हुई है, वह अब तक पढ़ी ना जाने के कारण इसे आदि इतिहास की संज्ञा दी है। दोस्तों इसे आदि इतिहास की संज्ञा क्यों मिली है? क्योंकि इनकी जो लिपि है, ये इनकी लिपि लिपि जो बेसिकली सिंधु लिपि है, तो ये जो लिपि है उसे अभी तक किसी के द्वारा जो है रिकॉग्नाइज नहीं किए जा सकी है। तो इसलिए इसे आदि इतिहास की संज्ञा दी गई है। आगे आगे जाने तो प्राचीन इतिहास को जानने के लिए निम्नलिखित साक्ष्यों की सहायता ली जाती है। प्राचीन इतिहास को जानने के लिए निम्नलिखित साक्ष्यों की सहायता ली जाती है। पढ़ेंगे। पहला है वैदिक साहित्य। पहला है वैदिक साहित्य। कहता है हिंदू धार्मिक साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन धार्मिक साहित्य। अगर हम बात करें तो प्राचीन इतिहास को जानने के लिए हमें जिन साक्ष्यों की जरूरत पड़ती है, जिन साक्ष्यों की सहायता से हम इसे जान सकते हैं, उसमें से पहला आता है वैदिक साहित्य। अगर हम वैदिक साहित्य की बात करें तो इसमें से आते हैं हिंदू धार्मिक साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन धार्मिक साहित्य। अगला है धर्मनिरपेक्ष साहित्य। एक ऐसा भी साहित्य है जो धर्मनिरपेक्ष साहित्य है। उनमें आते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ, नाटक, राजनीतिक एवं व्याकरण संबंधी ग्रंथ आदि। तो धर्मनिरपेक्ष साहित्य में कौन कौन से आते हैं? ऐतिहासिक ग्रंथ, नाटक, राजनीतिक एवं व्याकरण संबंधी ग्रंथ आदि। तीसरा आता है पुरातत्व संबंधी स्रोत। क्या आता है? पुरातत्व संबंधी स्रोत। तो पुरातत्व संबंधी स्रोत बेसिकली है जिनमें आता है अभिलेख, सिक्के, स्मारक, पुरातत्व संबंधी सामग्री आदि। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो प्राचीन इतिहास को जानने के लिए हमें निम्नलिखित साक्ष्यों की जरूरत पड़ती है। तो उनमें से साक्ष्य की बात करें तो पहला है वैदिक साहित्य, जिसके अंतर्गत हिंदू धार्मिक साहित्य आते हैं, बौद्ध साहित्य आते हैं, जैन धार्मिक साहित्य आते हैं। अगला है धर्मनिरपेक्ष साहित्य। इनके अंतर्गत आता है ऐतिहासिक ग्रंथ, नाटक, राजनीतिक एवं व्याकरण संबंधी ग्रंथ आदि। और पुरातत्व संबंधी स्रोत की बात करें तो इनमें आता है अभिलेख, सिक्के, स्मारक और पुरातत्व संबंधी सामग्री। तो दोस्तों हम सबसे पहले अभी पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। किसके बारे में? प्रागैतिहासिक काल। दोस्तों अगर हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम जानें तो इतिहास का विभाजन प्रागैतिहास, आदि इतिहास तथा इतिहास तीन भागों में किया गया है। ठीक है, तो इतिहास का जो विभाजन है वो बेसिकली तीन भागों में किया है। पहला है प्रागैतिहास, ठीक है, दूसरा है आदि इतिहास तथा तीसरा है इतिहास। तो हम बात करेंगे प्रागैतिहास से तात्पर्य है उस काल से जिसका कोई लिखित साक्ष्य या प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक है, वैसा काल जिस काल में कोई भी लिखित साक्ष्य या प्रमाण नहीं है उसे हम प्रागैतिहास से जानते हैं, प्रागैतिहास को समझते हैं, ही उसे समझते हैं। अगर हम बात करें आदि इतिहास के बारे में तो आदि इतिहास वह है जिसमें लिपि के साक्ष्य तो मिलते हैं। ठीक है, आदि इतिहास वैसे है जिसमें लिपि के साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता, जिससे उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो आदि इतिहास उसे कहते हैं जिनकी जो लिपि है वो बेसिकली समझ में नहीं आ जाती है, नहीं आ पाती है, उसे कभी भी रिकॉग्नाइज्ड अभी तक नहीं किया जा सका है। तो वैसे जो इतिहास है उन्हें किस में रखा गया है? आदि इतिहास में रखा गया है। जहाँ से आगे बात करें तो जहाँ से लिखित प्रमाण या साक्ष्य मिलते हैं वह काल ऐतिहासिक होता है। तो जहाँ से लिखित प्रमाण या साक्ष्य मिलते हैं वह काल क्या होता है? ऐतिहासिक। अगर कोई लिखित साक्ष्य नहीं है तो उसे क्या बोलते हैं? प्रागैतिहास। और जिसमें लिखित साक्ष्य है लेकिन पढ़ा भी नहीं जा पाता है तो उसे क्या कहते हैं? आदि इतिहास। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से ऐतिहासिक काल प्रारंभ होता है। तो दोस्तों
तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से ऐतिहासिक काल प्राप्त होता है। तो ऐतिहासिक काल कब प्राप्त होता है? तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से। किंतु कुछ इतिहासकार जो है किंतु कुछ इतिहासकार ऐतिहासिक काल के पूर्व के समस्त काल को प्रागैतिहास ही मानते हैं। ठीक है, तो वैसे तो बात करें तो 6ठी शताब्दी के ऐतिहासिक काल से ही प्रारंभ होता है, लेकिन कुछ इतिहासकार ऐतिहासिक काल के पूर्व के समस्त काल को प्रागैतिहास मानते हैं। इसका विवरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। दोस्तों, अगर हम बात करें, पहला है पाषाणकालीन संस्कृति। पहला क्या है? पाषाणकालीन संस्कृति। अगर हम पाषाणकालीन संस्कृति के बारे में बात करें तो भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का उत्खनन सर्वप्रथम 1883 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। अगर हम पाषाणकालीन संस्कृति के बारे में बात करें तो भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का उत्खनन सर्वप्रथम 1863 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1863 में। दोस्तों, अगला हम जाने तो इतिहासकारों का मत है कि इस सभ्यता का उदय तथा विकास प्रति नूतन काल में हुआ था। इस इतिहासकारों का क्या मत है कि ये जो सभ्यता है उसका उदय तथा इसका जो डेवलपमेंट है वो प्रति नूतन काल में हुआ है। इसे साधारण भाषा में अगर हम बात करें तो इसे साधारण भाषा में हिमकाल भी कहा जाता है। इसे साधारण भाषा में क्या कहा जाता है? हिमकाल भी कहा जाता है। इस काल की अवधि 8 से लगभग लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है। अगर हम बात करें तो इस काल की जो अवधि है वो कितने वर्ष पुरानी मानती है? तो लगभग लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है। आगे हम देखें तो इस काल में मानव शिकार और भोजन करने की अवस्था में था। तो इस काल में जो है मानव शिकार और भोजन दोनों ही करने की अवस्था में था, इस पीरियड में था। और औजारों का उपयोग शिकार, मारने, काटने आदि के लिए करता था। ठीक है, तो दोस्तों इस काल में क्या था? मानव शिकार और भोजन करने की अवस्था में था, और औजारों का जो उपयोग है वो शिकार, मारने, काटने आदि के लिए करता था। अगर हम बात करें आगे तो पूर्व पाषाण काल को उपकरणों में भिन्नता के आधार पर 3 कालों में विभाजित किया गया है, और पूर्व पाषाण काल को भी भिन्नता के आधार पर कितने कालों में विभाजित किया गया है? तो 3 में। और पहला आता है निम्न पूर्व पाषाण काल। ठीक है, पहला क्या आता है? निम्न पूर्व पाषाण काल, और दूसरा आता है मध्य पूर्व पाषाण काल। दूसरा है मध्य पूर्व पाषाण काल, तथा तीसरा है उच्च पूर्व पाषाण काल। तो कितने भागों में बटा गया है? 3 भागों में बटा गया है। पहला है निम्न पूर्व पाषाण काल, और तीसरा है पहला है निम्न पूर्व पाषाण काल, और दूसरा है मध्य पूर्व पाषाण काल, तथा तीसरा है उच्च पूर्व पाषाण काल। अब हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में। अगर हम मध्य पाषाण काल के बारे में बात करें तो यह काल पुरापाषाण और नवपाषाण काल के बीच का काल है। मध्य पाषाण जो काल है, ठीक है, ये काल पुरापाषाण और नवपाषाण काल के बीच का काल है। यह काल उत्तर अभिनूतन काल 8000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व में पनप जलवायु उष्ण और शुष्क हो रही थी। ठीक है, अगर हम बात करें तो यह काल उत्तर अभिनूतन काल में पनप जब जलवायु उष्ण और शुष्क हो रही थी। तो यह काल जो है उत्तर अभिनूतन काल में कब पनपा? जब जलवायु उष्ण और शुष्क दोनों ही हो रहा था। बात करें तो मध्य पाषाण काल में मानव ने बहुत छोटे, नुकीले और पतले औजार बनाए जिन्हें लघु पाषाण भी कहते हैं। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल में मानव ने बहुत छोटे, नुकीले और पतले औजार बनाए जिन्हें लघु पाषाण भी कहते हैं। आगे अगर अब बात करें तो इस काल के अवशेष कृष्णा नदी के दक्षिण के भूभाग और छोटा नागपुर में प्राप्त होते हैं। तो इस काल के अवशेष कहाँ प्राप्त होते हैं? कृष्णा नदी के दक्षिण के भूभाग और छोटा नागपुर में प्राप्त हुए हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं नवपाषाण काल की बात करें तो इस काल में मानव पत्थर की बनी हाथ की कुल्हाड़ियाँ आदि औजार पत्थर को छिल, घिस और चमका कर तैयार करता है। तो इसी काल में जो है मानव पत्थर की बनी हाथ की कुल्हाड़ियाँ हो गया, औजार पत्थर को छिलना और घिस कर और चमका कर तैयार करता है। अगला, भारत में नवपाषाण काल के अवशेष संभवतः 6000 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के हैं। भारत में नवपाषाण काल के जो अवशेष है वह संभवतः 6000 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के हैं। तो दोस्तों उत्तर भारत में नवपाषाण काल का स्थल बुर्जहोम, जिसे कश्मीर कहते हैं, में पाया गया है। ठीक है, तो उत्तर भारत में नवपाषाण काल का स्थल बुर्जहोम कश्मीर में पाया गया है।
यह काल ग्रामीण सभ्यता का प्रथम चरण था। यह काल ग्रामीण सभ्यता का प्रथम चरण था। इस काल में मानव जीवन में काफी बदलाव आया था। आगे है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल के बारे में बात करें तो नवपाषाण काल के अंतिम चरण में मानव पत्थर के औजारों के साथ तांबे के औजार भी बनाने लग गए थे। ठीक है, तो नवपाषाण काल के अंतिम चरण में मानव पत्थर के औजारों के साथ क्या बनाने लग गए थे? तांबे के औजार भी बनाने लगे थे। इसलिए इस काल को ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। इसके फलक आमतौर पर पत्थर के होते थे। इसके जो फलक है वो क्या होते थे? पत्थर के होते थे। कुछ स्थानों में अगर बात करें तो कुछ स्थानों पर वह कुल्हाड़ियों का ही प्रयोग करता रहा, किंतु ऐसे केंद्र भी थे जहां मानव औजार नहीं बनाता था। मानव इस तरह के केंद्र में तांबे का अधिक उपयोग करता था। तो मानव जो है इस प्रकार के केंद्र में किसका उपयोग अधिक करता था? तो तांबे का अधिक उपयोग करता था। अब हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। किसके बारे में? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता उस आर्य पूर्व सभ्यता को कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता उस आर्य पूर्व सभ्यता को कहा जाता है जो पश्चिमी पंजाब, अभी जो है पाकिस्तान में है, जो पश्चिमी पंजाब आधुनिक पाकिस्तान के हड़प्पा तथा सिंध के मोहनजोदड़ो के उत्पन्न से प्रकाश में आई थी। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है उस आर्य पूर्व सभ्यता को कहा जाता है जो पश्चिमी पंजाब आधुनिक पाकिस्तान के हड़प्पा तथा सिंध के मोहनजोदड़ो के उत्पन्न से प्रकाश में आई थी। और बाद में रोपड़, पंजाब, कालीबंगा, राजस्थान तथा लोथल, गुजरात के उत्खननों से पता चला कि ये जो सभ्यता है ये काफ़ी व्यापक क्षेत्र में फैली हुई थी। यह सभ्यता कांस्य युगीन थी तथा इसका आकार त्रिभुजाकार था। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता उस आर्य पूर्व सभ्यता को कहा जाता है जो पश्चिमी पंजाब आधुनिक पाकिस्तान के हड़प्पा तथा सिंध के मोहनजोदड़ो के उत्पन्न से प्रकाश में आई। बाद में रोपड़, पंजाब, कालीबंगा, राजस्थान तथा लोथल, गुजरात के उत्खननों से पता चला कि यह सभ्यता काफी व्यापक क्षेत्र में फैली हुई थी। यह सभ्यता कांस्य युगीन थी तथा इसका आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। अगर हम सिंधु सभ्यता के निर्माताओं के बारे में बात करें तो सिंधु सभ्यता के निर्माताओं के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता के निर्माता संभवतः द्रविड़ जाति के थे। किस जाति के थे सिंधु सभ्यता के निर्माता? तो द्रविड़ जाति के लोग थे। तो इतिहासकार डॉक्टर गुहा, कौन? इतिहासकार डॉक्टर गुहा के अनुसार इस सभ्यता के निर्माता अग्नेय अल्पाइन व मंगोल जाति के लोग थे। तो सिंधु सभ्यता के बारे में निर्माता के बारे में अगर हम बात करें तो सिंधु सभ्यता के निर्माता संभवतः द्रविड़ जाति के लोग थे। इतिहासकार डॉक्टर गुहा के अनुसार इस सभ्यता का निर्माता अग्नेय अल्पाइन व मंगोल जाति के लोग थे।